नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। कोरोना आम आदमी के लिए त्रासदी है और खास आदमी के लिए मौका है। केवल दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी का धंधा ही नहीं चल रहा, बल्कि खूंखार अपराधियों को कोरोना अपॉर्चुनिटी का लाभ पहुंचाने की बेजा हरकतें भी चल रही हैं। जो अपराधी सत्ता को नापसंद हैं, वे कोरोना ग्रसित होने के बावजूद जेलों में बंद हैं। लेकिन जिसे सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, उसकी तीमारदारी में राजधानी लखनऊ तक के बड़े बड़े अस्पताल जुट जाते हैं। सत्ता तक सीधी पहुंच रखने वाले डॉक्टर अपराधियों के संरक्षक बने हुए हैं। आपको पता ही है कि कुख्यात अपराधी सरगना मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद उसे बांदा जेल में ही क्वारंटाइन किया गया है। सैकड़ों अन्य कैदियों का भी यही हाल है। वे अपनी अपनी जेलों में ही आइसोलेशन में हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों में 2000 से अधिक कैदी कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हैं। उनके लिए सरकारी चिंता केवल बयानों और विज्ञप्तियों में जाहिर होती है, लेकिन कुछ खास कैदियों को जेल से बाहर आनंद कराने के लिए कोरोना का बहाना गढ़ा जाता है। इस कुचक्र में सरकारी तंत्र, सरकारी अस्पताल और सत्ता सामर्थ्यवान डॉक्टर शामिल होते हैं। भेद खुलने पर जांच की औपचारिकताएं होती हैं, लीपापोती होती है। लखनऊ के अस्पताल में आराम फरमा रहे अपराधी को वापस जेल न भेजकर जिले के अस्पताल में भेज दिया जाता है और कोरोना का धंधा अपनी निर्बाध गति से चलता रहता है। दिलचस्प किंतु दुखद तथ्य यह है कि ऐसे कृत्य में लिप्त रहने वाले वरिष्ठ डॉक्टर को योगी सरकार कोविड की रोकथाम के लिए गठित शीर्ष सलाहकार समिति में शामिल करती है। इसका नतीजा लोग भुगत रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि प्रदेश में कोविड की रोकथाम ऐसे डॉक्टरों के बूते कैसे चल रही है। चलिए अब पर्दा हटाते हैं। 26 जनवरी 1997 को हमीरपुर में कुख्यात अपराधी सरगना अशोक चंदेल और उसके गुर्गों ने 5 लोगों को सड़क पर गोलियों से भून डाला था। इनमें 9 साल के मासूम बालक अंबुज शुक्ला समेत राजेश शुक्ला, राकेश शुक्ला, श्रीकांत पांडे और वेद प्रकाश नायक की मौत हुई थी। अंबुज का उसी दिन जन्मदिन था और सब लोग खरीदारी करने बाजार निकले थे। गोलीबारी में 3 वर्ष के बच्चे और एक किशोर समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इस नृशंस हत्याकांड की कानूनी लड़ाई 22 साल चली। इस बीच जिला एवं सत्र न्यायालय ने सारे अभियुक्तों को हत्या के आरोप से बरी भी कर दिया। न्याय की लड़ाई चलती रही। शुक्ला परिवार के एकमात्र बचे सदस्य राजीव शुक्ला को आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट से न्याय मिला। 19 अप्रैल 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अशोक चंदेल समेत हत्याकांड के अन्य अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सत्ता सामर्थ्य और पहुंच के बल पर हत्या का आरोपी अपने गिरोह के साथ 22 साल तक छुट्टा घूमता रहा। इस दरमियान अशोक चंदेल बसपा का सांसद, सपा का विधायक और फिर भाजपा का विधायक बना। इन सारी पार्टियों ने यह जानते हुए अशोक चंदेल को टिकट दिया कि वह हमीरपुर सामूहिक हत्याकांड का नामजद अभियुक्त है। अशोक चंदेल ने निचली अदालत के जजों तक को खरीद लिया। एक जज ने एक ही दिन में जमानत दे दी तो दूसरे जज ने हत्याकांड के आरोप से ही बरी कर दिया। अपराधी सरगना से साठगांठ रखने और उसके पक्ष में फैसला देने के कारण 2-2 जज बर्खास्त किए जा चुके हैं। सामूहिक हत्याकांड में वर्षों फरार रहने के बाद आत्मसमर्पण करने वाले हत्याभियुक्त को आत्मसमर्पण करने के दिन ही जमानत देने के कारण अतिरिक्त जिला जज आरबी लाल बर्खास्त किए गए और मुख्य अभियुक्त अशोक चंदेल समेत सारे अभियुक्तों को हत्याकांड से बरी कर देने वाले जाबाज अतिरिक्त जिला जज अश्विनी कुमार भी अपने कृत्यों के कारण बर्खास्त हुए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अशोक चंदेल और उसके गुर्गे आलीशान रोड शो करके जिला प्रशासन की दहलीज पर हाजिर हुए थे और सारे कानूनी प्रावधानों की सरेआम धज्जियां उड़ाई थी। अशोक चंदेल को आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया था और अन्य अभियुक्त अलग अलग जेलों में भेजे गए थे। लेकिन जज तक खरीदने में माहिर महारथी अशोक चंदेल को जेल में कहां मन लगे। सो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनके आराम का बंदोबस्त करने में सारा अमला जुट गया। सारे लिंक पहले से सेट थे।
इसी 5 मार्च को अशोक चंदेल ने अचानक सीने में दर्द की शिकायत की। जेल अस्पताल ने उसका इलाज नहीं किया, उसे सीधे आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया। एसएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने भी चंदेल का इलाज करने में असमर्थता जताई और उसे आगरा के नजदीक दिल्ली के एम्स अस्पताल न भेजकर सीधा लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया। आगरा के अस्पताल में चंदेल 3 बजे सुबह भर्ती हुआ और सुबह 10:15 बजे ही केजीएमयू के लिए रेफर भी हो गया। केजीएमयू के वरिष्ठ डॉक्टर वेद प्रकाश पलक पावड़े बिछाए तैयार बैठे थे। अशोक चंदेल का केजीएमयू में स्वागत किया गया और उन्हें गांधी वार्ड के आलीशान प्राइवेट कक्ष में आराम के लिए भेज दिया गया। सामूहिक हत्याकांड में आजीवन कारावास का सजा याफ्ता कैदी अशोक चंदेल अपने खास शूटर और अभियुक्त नसीम के साथ लखनऊ प्रशासन के संरक्षण और डॉक्टर वेद प्रकाश के आतिथ्य में महीने भर तक केजीएमयू के प्राइवेट वार्ड में मौज करता रहा और वहीं पर उसका दरबार सजता रहा। सुप्रीम कोर्ट शिकायत पहुंचने पर जब शीर्ष सत्ता गलियारे को भेद खुलने का डर सताने लगा, तब आनंद फानन में डॉक्टर वेद प्रकाश ने अशोक चंदेल को राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। शिकायत से घबराए केजीएमयू प्रशासन ने डॉक्टर वेद प्रकाश की भूमिका की जांच के लिए एक जांच कमेटी भी गठित कर दी। इसी बीच केजीएमयू से हासिल मेडिकल दस्तावेजों के आधार पर अशोक चंदेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी भी दाखिल कर दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर केजीएमयू प्रशासन को मेडिकल बोर्ड गठित कर अशोक चंदेल की पूरी चिकित्सकीय जांच करने का निर्देश जारी किया। केजीएमयू मेडिकल बोर्ड अशोक चंदेल और नसीम को मेडिकल जांच के लिए औपचारिक तौर पर बुलाए उसके पहले ही खेल हो गया। आगरा के अस्पताल से केजीएमयू और लोहिया अस्पताल जाने तक अशोक चंदेल को सीने में दर्द की शिकायत थी, लेकिन मेडिकल बोर्ड गठित होते ही उसे अचानक कोरोना हो गया। मेडिकल बोर्ड के सामने हाजिर होने से बचने के लिए कोरोना ही सशक्त बहाना हो सकता था। मजा देखिए कि 10 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी अशोक चंदेल लोहिया अस्पताल में ही पड़ा रहा। केजीएमयू मेडिकल बोर्ड के समक्ष उसे 13 अप्रैल को 2 बजे हाजिर होना था। राम मनोहर लोहिया अस्पताल प्रबंधन ने 13 अप्रैल को ही करीब 1:30 बजे चंदेल को डिस्चार्ज कर शहीद पथ स्थित कोविड अस्पताल भेज दिया। इस तरह व्यवस्था तंत्र ने मिली भगत करके चंदेल को मेडिकल बोर्ड में हाजिर होने से बचाया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई। डॉक्टर वेद प्रकाश की संदेहास्पद भूमिका की जांच करने वाली केजीएमयू की 5 सदस्यीय जांच समिति ने डॉक्टर वेद प्रकाश की संदेहास्पद भूमिका की तरफ इशारा करते हुए मेडिकल दस्तावेजों में उनके द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की बात कही है। जांच समिति ने यह स्पष्ट कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए दस्तावेज और डॉक्टर वेद प्रकाश द्वारा दिखाए गए दस्तावेजों में फर्क है। डॉक्टर वेद प्रकाश के कागजातों में कटिंग्स हैं और कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी दर्ज की गई हैं। जांच समिति ने डॉक्टर वेद प्रकाश के उद्दंड आचरण की ओर भी संकेत दिया है। समिति ने कहा कि डॉक्टर वेद प्रकाश ने केस शीट देने से इनकार कर दिया और कहा कि वे इसे जरूरत पड़ने पर कोर्ट में देंगे। इसके बाद जांच समिति भी ठंडी पड़ गई। सत्ता के दबाव ने जांच समिति को ही चुप कर दिया। न कोई रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और न किसी कार्रवाई की ही रिपोर्ट आई। उधर हत्याकांड के अभियुक्त अशोक चंदेल की जांच के लिए गठित केजीएमयू मेडिकल बोर्ड भी इस दबाव से अप्रभावित नहीं रह सका। केजीएमयू मेडिकल बोर्ड अशोक चंदेल की जांच 3 मई को कर पाया। जांच में अशोक चंदेल को पूरी तरह स्वस्थ पाया गया। बोर्ड ने कहा कि अशोक चंदेल का ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है और ऑक्सीजन लेवल 97% है, यानी नॉर्मल है। लेकिन अशोक चंदेल जेल के बजाय अस्पताल में ही रहे। मेडिकल बोर्ड ने इसका भी नुक्ता निकाल लिया। बोर्ड ने लिखा कि चंदेल के सीने में पोस्ट कोविड प्रभाव है और अस्पताल का ओपीडी स्वास्थ्य की देखरेख कर सकता है। सत्ता का इतना प्रभाव तो रहना ही चाहिए। अशोक चंदेल आगरा वापस भले ही लौट गया,
पर जेल में नहीं, अस्पताल में लौटा। और इधर क्या हुआ? इधर सत्ता ने कोविड की रोकथाम के लिए बनी शीर्ष सलाहकार समिति में डॉक्टर वेद प्रकाश को शामिल कर लिया। 4 मई को जारी सरकारी अधिसूचना पर नजर दौड़ाइए और संदेहास्पद गतिविधियों में शामिल डॉक्टर पर कार्रवाई के इस सत्ताई अंदाज पर गौर फरमाइए। बिल्कुल साफ है कि यह सारा प्रहसन सरकार की मर्जी और मिलीभगत के बगैर मंचित नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।